नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल? निश्चित रूप से होगा। घर पर है तो कुशल मंगल ही होगा ना। अच्छा खाना मिलता होगा आप लोगों को, बनाने का झंझट नहीं। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो बाहर में फंसे हुए हैं। अधिकांश जो हैं वह घर पहुंच गए हैं। बाहर में भी हैं तो कोई बात नहीं, कष्ट अगर थोड़ा सह लिया जाए और उसके बाद उसका परिणाम सुखद आए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज मैं आप लोगों को इस क्लास में स्वागत करता हूं और पिछले क्लास में जो हम लोगों का बचा हुआ था उसी को आज पूरा करना है या उसको आगे लेकर के बढ़ना है क्रमानुसार। गुप्त काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि गुप्त वंश में क्या क्या उपलब्धि हुआ और किस रूप में इसको स्वर्ण काल कहा गया। तो उसी वीडियो को आगे मैं बढ़ा रहा हूं। हम लोग कला एवं संस्कृति जो आप देख रहे हैं, यह कला एवं संस्कृति यही चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत इतना तथ्य है। धर्म है, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, साहित्य, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछला वीडियो में। अब विज्ञान एवं तकनीक तथा शिक्षा एवं साहित्य यह बचा हुआ है कला एवं संस्कृति के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। गुप्त काल का समाज कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था। फिर गुप्तों के पतन के बारे में यह विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, गुप्त वंश का अंत क्यों हो गया। तो मैंने पहले वीडियो में कहा था, इसके पहले वाला है, कि यह महत्वपूर्ण है पॉइंट विज्ञान एवं तकनीक, और यहाँ से बार बार परीक्षा में क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। तो आप लोग तैयार होंगे पढ़ने के लिए और क्वेश्चन का फटाफट जवाब देने के लिए। मैं जानता हूं कि आप लोग तैयार हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग बहुत सारा सही जवाब जो है देते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप पढ़ते हैं तभी तो जवाब देते हैं और आपसे जितना बन पा रहा है उससे ज्यादा आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझसे जितना बन पा रहा है, मैं जितना जानता हूं उतना देने का प्रयास कर रहा हूं और इतना जरूर दिया जा रहा है जिससे आप बीपीएससी की परीक्षा पास कर लें। आप खुद जजमेंट कीजिएगा, जो बताया जा रहा है, जो आप नोट कर रहे होंगे या जिस पॉइंट को याद कर रहे होंगे और उसके बाद बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक लेकर के बना रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि मैं 40 में 40 प्रश्न जो है वह बना सकता हूं। तो इसी आशा के साथ और इसी कामना के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं विज्ञान एवं तकनीक के बारे में गुप्त काल में। तो यह पॉइंट जो है विज्ञान एवं तकनीक मैं यहां ला रहा हूं। विज्ञान एवं तकनीक साथियों, यह डिजिटल बोर्ड तो कोई है नहीं कि ऐसे करें तुरंत आ जाएगा। यह लिखना ही होगा और यह लिख करके जो समझाया जा रहा है आपको, तो यह और ज्यादा आपके दिमाग में जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। और डिजिटल बोर्ड में पहले से सब फिक्स रहेगा, यहाँ आएगा देख करके आपको बोल देना है, देख करके आपको पढ़ाना है। ऐसे में क्या है कि हमें याद है और वह हम आपके पास रख रहे हैं और बेहतर ढंग से रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो विज्ञान एवं तकनीक इस क्षेत्र में गुप्त काल निश्चित रूप से स्वर्ण काल था। कैसे था? तो बहुत सारा हम लोगों के पास साक्ष्य है। पहला, अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यहाँ देखा जाए तो आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले वाले क्लास में बतलाया था, मेहरौली का लौह स्तंभ याद है? मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में स्थित है और वह धातु निर्मित है, अष्ट धातुओं से बना हुआ, आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो यह विज्ञान एवं तकनीक का जीता जागता उदाहरण तो है कि उतने प्राचीन काल में इस स्तंभ का निर्माण कराया गया
और आज भी इसमें जंग नहीं लगा है। इसका मतलब है कि उस समय गुप्त काल में भारत जो है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विश्व में अपनी धाक जमाए हुए था। हम लोग जब अपने भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, अतीत को पलटने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कि सचमुच में भारत सोने का देश था, सोने की चिड़िया वाला देश था और सबसे सुसंगत, सुशिक्षित, विद्वान, प्रकांड विद्वान, विदुषी महिलाएं, सत्य और अहिंसा को साथ में लेकर के चलने वाले जो लोग थे वो अपने भारत में ही थे। धन्य धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन विदेशी लोग आए, चाहे वह प्राचीन काल हो, चाहे वह मध्यकाल हो, चाहे वह आधुनिक काल हो, और यहाँ से धन लूट करके गए। हम लोगों के बीज जो है फूट डालो और राज करो की नीति का बीजारोपण कर दिया, जात पात में बांट दिया गया। और हम लोग क्या थे प्राचीन काल में और इस समय में क्या हो गए हैं, तो हम लोग को पीछे जाने की जरूरत है। पीछे जाने का मतलब है कि इतिहास के पन्नों में पीछे जाने की जरूरत है और वहां से सीख लेने की जरूरत है और उसी तरह से बनने की चाहत रखने की जरूरत है कि जो हम अतीत में थे वही हम वर्तमान में भी करके दिखाएंगे। और हम लोग सामर्थ्य हैं साथियों, कर सकते हैं, बशर्ते इच्छा शक्ति जो है वह होना चाहिए। कहने का मतलब कि गुप्त काल में जो लौह स्तंभ निर्मित किया गया था, आखिर में वह भी कोई तकनीक का ही, विज्ञान एवं तकनीक का ही जीता जागता उदाहरण तो है, जो आज भी उसी तरह से सही सलामत है और इसमें चंद्र शब्द जो है वह लिखा गया था। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। गुप्त काल में बहुत सारे ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जिसको गुप्त शासकों ने संरक्षण दिया था, उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा हम लोगों को करना है। जैसे यहाँ लिख रहे हैं, आप देखेंगे, आर्यभट्ट, बहुत बड़े विद्वान थे। बराहमिहिर, यह बराहमिहिर है। ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, भास्कराचार्य, तो यह कुछ विद्वान लोग थे जिन लोगों को गुप्त शासकों ने संरक्षण जो है वह प्रदान किया था और वही चीज हम लोगों को यहाँ पर वर्णन करना है। आर्यभट्ट मैंने यहाँ पर लिखा है और आर्यभट्ट जो थे वह विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। यह गणितज्ञ थे। बिहार से संबंधित किस रूप में थे, तो विद्वानों का कहना है कि यह पाटलिपुत्र के ही रहने वाले थे। पाटलिपुत्र मतलब इस समय के पटना जिला के तरेगना जगह है, तरेगना, यहीं के रहने वाले थे आर्यभट्ट, और जो विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में स्थापित है। साथियों, इनकी 2 पुस्तक है और वह परीक्षा में पूछा जाता है और वह पुस्तक है आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत। यह 2 पुस्तक का नाम है, याद रखना है। यह तो नहीं पूछेगा क्योंकि नाम से मिलता जुलता है आर्यभट्ट से, लेकिन यह पूछा जाता है सूर्य सिद्धांत किसकी लेखनी है, तो आर्यभट्ट की लेखनी है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा आर्यभट्ट से,
कि आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति को जन्म दिया था, आविष्कारक थे। तो यह हम लोगों को याद रखना है, दशमलव पद्धति के जनक तो आर्यभट्ट को कहा गया है। साथियों, इन्होंने यह साबित किया है, यह प्रमाणित किया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इसकी छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है वह होता है। बहुत पहले गुप्त काल में ही भारत के विद्वानों ने, भारत के मनीषियों ने आविष्कार करके दिखा दिया था और उसी को वर्तमान समय में पश्चिमी देश के विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके अपने नाम पर वह कर लिया और आविष्कारक उनको कहा जाता है। लेकिन नहीं, आप सोचिए खुद कि उतने प्राचीन काल में इन्होंने प्रमाणित किया कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में इन्होंने बतला दिया। बहुत बड़ी बात थी उस समय विश्व के संदर्भ में। तो आर्यभट्ट से यह महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह आ जाता है। कहीं कहीं यह दिया गया है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, लेकिन यह प्रमाणित नहीं है और हम लोगों को जवाब भी नहीं देना है आर्यभट्ट, क्योंकि शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने, नाम याद नहीं है, अज्ञात भारतीय ने किया था। लेकिन 4 विकल्प में तो कभी यही आंसर दे दिया जाता है। बीपीएससी में 5वां विकल्प दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जब भी शून्य का आविष्कार देगा तो अज्ञात भारतीय ही उसमें विकल्प रहेगा, नहीं तो ई हम लोगों को आंसर दे देना है। आर्यभट्ट हम लोगों के आंसर जो है वह नहीं देना है साथी। तो आर्यभट्ट से संबंधित यह महत्वपूर्ण बात हो गया। अब यहां पर बराहमिहिर आते हैं। बराहमिहिर खगोल शास्त्र में यह विश्वास करते थे। कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भविष्यवाणी करने की सिद्धांत को इन्होंने स्थापित किया था, बराहमिहिर। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे। 9 रत्न में भी शामिल थे, ध्यान देना है। इनसे पूछा क्या जाता है परीक्षा में, अब उस पर ध्यान दीजिए। पुस्तक लेखक के बारे में पूछा जाता है बराहमिहिर से। तो इन्होंने कई पुस्तकों की रचना कर दिया। जैसे यहां आप देख सकते हैं, लघु जातक, लघु जातक। दूसरा जो है वह बृहद जातक, बृहद जातक नामक ग्रंथ की रचना किया। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, यही पूछा जाता है ज्यादा, पंच सिद्धांतिका, इस ग्रंथ की भी रचना किया था। तो बराहमिहिर से सबसे पहले आपको याद रखना है यही पंच सिद्धांतिका, और इस पुस्तक के लेखक बराहमिहिर। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यही बराहमिहिर से संक्षिप्त बात है। इसके बाद हमने यहां पर लिखा है ब्रह्मगुप्त, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को स्थापित कर दिया। स्वयं अंदाजा लगाइए, न्यूटन महोदय को यह श्रेय दिया जाता है आधुनिक काल में, जबकि हम लोगों का मतलब यहाँ भारतीयों ने, हम लोगों ने गुप्त काल में, इतने प्राचीन काल में गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है स्थापित कर दिया था, और उसका श्रेय जो है वह ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। इनका मानना था, इन्होंने प्रमाणित किया था कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, इसीलिए सभी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। इसी को तो न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के रूप में परिभाषित कर दिया
और विश्व में विख्यात हो गए। यह श्रेय तो ब्रह्मगुप्त को मिलना चाहिए। और इन्होंने जिस पुस्तक में इस सिद्धांत को स्थापित किया है उसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत। यही पुस्तक है और यह भी बहुत बड़े विद्वान की श्रेणी में शामिल है। अब है धन्वंतरी। तो धन्वंतरी के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। जीवक का नाम तो आपने सुना होगा। जीवक जो है किसके दरबार में रहता था, पढ़ा दिए हैं हम, और आप लोगों ने जवाब भी दिया था। जीवक राज्य वैद्य थे, चिकित्सक थे, और यह बिंबिसार के दरबार में रहते थे। एक चरक भी है, वह भी चिकित्सक, राज्य वैद्य, लेकिन वह मध्य एशिया से संपर्क और भारत पर उसका प्रभाव, एनसीईआरटी का यह चैप्टर है प्राचीन भारत का, जो बिहार से संबंधित नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसका अध्ययन नहीं किए। मौर्य काल के बाद उसको पढ़ा जाता है। तो कनिष्क के राज दरबार में चरक रहते थे। तो चरक और जीवक के समान धन्वंतरी भी थे। यह भी राज्य वैद्य के रूप में स्थापित थे और विश्व विख्यात चिकित्सक या राज्य वैद्य इनको माना जाता है। पूछ देगा कि धन्वंतरी निम्नलिखित में से क्या थे, तो राज्य वैद्य थे या चिकित्सक थे, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में भी शामिल थे साथियों। तो यही धन्वंतरी से संबंधित बात है। और चिकित्सक यहां लिख सकते हैं। इसके बाद है भास्कराचार्य। यह भी आर्यभट्ट के समान गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट के समान यह गणितज्ञ थे। और इन्होंने आर्यभट्ट के पुस्तक पर ही टीका या भाष्य की रचना कर दिया था, सरल बना करके प्रस्तुत किया था, और अपने नाम पर ही उसका नाम रख लिया गया। जैसे नाम है लघु भास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य, और बृहद भास्कराचार्य। तो यही इनकी पुस्तक का नाम है। और विज्ञान एवं तकनीक के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें केवल मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वह शामिल करना होगा, लौह स्तंभ। तो इतना बात आप अगर मुख्य परीक्षा में भी लिखते हैं विज्ञान एवं तकनीक के बारे में, तो आप साबित कर देंगे कि इस काल में निश्चित रूप से गुप्त समय में स्वर्ण काल की संज्ञा जो है वह तो दिया ही जा सकता है। तो साथियों, यही विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित महत्वपूर्ण बात हुआ। इसके बाद हम लोग शिक्षा एवं साहित्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 पॉइंट जो है वह परीक्षा के लिए निकल करके सामने आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षा एवं साहित्य। यह भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब यह शिक्षा एवं साहित्य को हम यहाँ ला रहे हैं। शिक्षा साहित्य, तो यह कम पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। गुप्त काल में शिक्षा एवं साहित्य का भी विकास हुआ। अधिकांश जो पुस्तक लिखा गया है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, और वह प्रश्न पूछा भी जाता है कि गुप्त वंश के शासकों ने
किस भाषा को राजकीय भाषा बनाया? राजकीय भाषा संस्कृत को। देखिए, गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत था, मौर्यों की राजकीय भाषा क्या था? प्राकृत था। मौर्य शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत नहीं था, प्राकृत था। और यहां पर आकर के संस्कृत हो जाता है राजकीय भाषा। लिखा हुआ है कि यह भद्र जनों की भाषा थी। एनसीईआरटी की पुस्तक आप पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास 11वीं क्लास का, तो उसमें मिलेगा कि यह भद्र जनों की, संभ्रांत लोगों की भाषा थी। इसको देव भाषा भी कहा गया है। प्राकृत भाषा का प्रयोग महिलाएं और शूद्र नाटकों में करते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव दिखलाई देता है, क्योंकि महिलाओं को शूद्र के साथ ले जाकर के जोड़ दिया गया है। तो जब सामाजिक जीवन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे कि भेदभाव यहाँ पर जो है वह बढ़ गया था। तो पहला पॉइंट है राजकीय भाषा संस्कृत। शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पर स्थापित थे। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था वह आप बता सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ लिए हैं इसमें। शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था गुप्त काल में? तो सीधा साधा आंसर होगा नालंदा, महाविहार। क्योंकि इसी काल में यह स्थापित हुआ था, नालंदा महाविहार। पाली भाषा से संबंधित शिक्षा दीक्षा का कार्य यहाँ पर दिया जाता था। इसके साथ वल्लभी और मथुरा शिक्षा के महत्वपूर्ण जो है वह केंद्र थे। और इन स्थानों पर शिक्षा दीक्षा का कार्य व्यापक पैमाने पर संपन्न किया जाता था। इस काल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना किया गया, जो हम लोग पढ़े भी हैं, स्रोत में भी पढ़े थे। जैसे कालिदास 9 रत्नों में शामिल थे। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कालिदास के बारे में कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और कई ग्रंथों की रचना इन्होंने कर दिया था। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, रघुवंशम, विक्रमो वर्षीय, ऋतु संहार, मेघदूतम। तो यह सब ग्रंथ जो है वह कालिदास की है। विशाख दत्त का नाम आता है, जिन्होंने विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना किया था। देवी चंद्र गुप्तम की रचना कर दिया था। वात्स्यायन का नाम आता है, वात्स्यायन, जिन्होंने सामाजिक चित्रण को प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक का नाम है काम सूत्र वात्स्यायन की, और वह इस काल का पुस्तक जो है वह माना जाता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, जिसमें प्रेरक कहानियों के बारे में वर्णन जो है वह किया गया है साथियों। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना किया गया था। तो गुप्त काल में शिक्षा एवं साहित्य का भी बहुत अधिक विकास दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ से भी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे तो आप गलत नहीं कीजिएगा, और सही सही जवाब जो है आपको देना होगा। पूछता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो उस काल में तक्षशिला था, और यहाँ पर नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय है। तो यही है शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित बात। अब आप देखिए कि कला एवं संस्कृति जो है अब यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ, समाप्त हो रहा है। यह समाप्त हो गया कला एवं संस्कृति। अब हम लोगों को इसी में आगे बढ़ाना है इसको,
और चर्चा करना है सामाजिक जीवन के बारे में कि गुप्त काल में सामाजिक जीवन कैसा था, लोगों का समाज किस प्रकार का था, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, मनोरंजन का साधन यह किस प्रकार का था, वही सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे और तब फिर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या गुप्तकालीन समाज को स्वर्ण काल कहा जा सकता है कि नहीं। वह आप खुद पता चल जाएगा आपको और आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में पढ़ाने के बाद कि क्या गुप्त काल को सामाजिक क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाएगा, हाँ या ना में आप आंसर दे सकते हैं। इस रूप में तो स्वर्ण काल निश्चित रूप से था, कला एवं संस्कृति के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं साथियों और सामाजिक जीवन की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन भी है, और हम लोग वर्तमान समय में भी अपने अपने समाज में रह रहे हैं। तो उस सामाजिक परिवेश के क्या नियम कानून हैं, कितनी बंदिशें हैं, महिलाओं की स्थिति कैसी है, किस प्रकार के हम लोग वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ शिष्ट होते हैं कुछ अशिष्ट होते हैं, किस प्रकार का आपका रहन सहन है, क्या मनोरंजन का कुछ साधन अभी है कि नहीं है, उस समय था कि नहीं था, समाज में जात पात और छुआछूत भी है कि नहीं है। इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर हम लोगों को देखना है जो गुप्त काल से संबंधित है। देखिए, हम लोग जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा किया जाएगा, जैसे पाषाण काल, जिसे स्रोत पढ़ेंगे, पाषाण काल पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ा जाता है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है और यहीं से समाज में कुछ जटिलताएं जो है वह शुरू होती है, कुछ भेदभाव जो है वह उत्पन्न होता है। अब जाति के आधार पर कार्यों का निर्धारण शुरू हुआ, कर्म के आधार पर नहीं हुआ, और वह भावना जो शुरू हुआ था वह गुप्त काल में आकर के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। मतलब छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, महिलाओं की दयनीय स्थिति, वेश्यावृत्ति, इन सभी चीजों का प्रचलन जो है बहुत अधिक हो गया। कुछ नई प्रथाएं आकर के जुड़ गई, जैसे सती प्रथा। पहले सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन गुप्त काल में आकर के सती प्रथा की भी शुरुआत हो गया। इन्हीं सब चीजों को देखना है और इसमें एक चीज यह भी निकल करके आता है कि इस समय बहुत अधिक मिश्रित जातियों का जन्म हुआ, जिसका अवशेष आप कह सकते हैं या जिसके वंशज कह सकते हैं, आज भी समाज में हैं और उन लोगों को उसी दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग देखते हैं, जबकि हम लोगों का संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल ही नहीं देता है, प्रतिबंधित किया गया छुआछूत को। तो वही चीज हम लोग साथियों यहाँ पर पढ़ेंगे। अब समाज में बहुत सारी मिश्रित जातियां आ गई, तो वह हम लोगों को यहाँ देखना है कि किस प्रकार की मिश्रित जातियां थी। परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं पुरुष और स्त्री, उत्पन्न, संतान। यहां पर पुरुष में मान लीजिए
ब्राह्मण जाति का, ब्राह्मण, और महिला जो है वह है वैश्य। और इन दोनों से उत्पन्न जो संतान होगा उसको क्या कहा गया है? अम्बष्ट कहा गया है, अम्बष्ट। अब यह मिश्रित जाति जो है वह निकल करके सामने आ जाती है। इसको उत्पन्न संतान या यहां जाति भी कह सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण पुरुष, पुरुष है ब्राह्मण और स्त्री है शूद्र। इन दोनों से उत्पन्न संतान को यहां पार्श्व या निषाद, इस जाति का जन्म हुआ। गुप्त काल में माना गया पार्श्व या निषाद जाति का जन्म हो जाता है। फिर यहां अगर हम लोग वैश्य, पुरुष अगर वैश्य हो और महिला अगर शूद्र हो तो इन दोनों से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? उग्र कहा गया है, उग्र। अब अंतिम में यहां पुरुष में अगर हम लोग यहां लिखें तो शूद्र, शूद्र जाति का हो, और स्त्री जो है वह ब्राह्मण जाति की हो। और इन दोनों से जो उत्पन्न संतान है उसको चंडाल कहा गया, चंडाल। कुछ लोग इसको डोम की श्रेणी में भी रखते हैं और मानते हैं कि यहीं से जन्म हुआ। यह अछूत वर्ग में रखा गया था। सबसे दयनीय स्थिति इसी की थी, चंडाल की। साथियों, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, किसी भी पुस्तक को आप पढ़ेंगे, चाहे किसी श्रीवास्तव हो, चाहे श्रीमाली हो, कि यह चंडाल लोग जो थे इनकी स्थिति बिल्कुल ही दयनीय थी। और यह लोग गांव के बाहर निवास करते थे, वह भी शमशान घाट में निवास करते थे। और निकृष्ट रूप में इन लोगों को माना गया है। गांव में जब पशु वगैरह की मृत्यु हो जाती थी तो उस गंदगी को साफ करने के लिए यह लोग आते थे। यह लिखा हुआ है कि जब यह लोग गांव में प्रवेश करते थे तब 2 लकड़ी लिए रहते थे। मान लीजिए यह 2 लकड़ी है और इसको ऐसे बजाते थे। बजाने का मतलब है कि संदेश देते थे, संकेत देते थे कि हम लोग चंडाल लोग अब गांव में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह स्पष्ट रूप से पुस्तक में लिखा हुआ है कि सभी लोग अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां जो है वह बंद कर लेते थे कुछ समय के लिए, जब यह लोग चंडाल वहां रहते थे। और उसके बाद मरे हुए पशुओं को लेकर के चले जाते थे, तब खिड़की और दरवाजा खोल करके लोग बाहर आते थे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यह लिखा हुआ है कि उस समय छुआछूत इतना बढ़ गया था कि माना गया कि चंडाल के शरीर से हवा छू करके और दूसरे व्यक्ति को स्पर्श कर जाए तो वह व्यक्ति अशुद्ध माना जाता था। तो आप बताइए, इस आधार पर क्या गुप्त काल के समाज को स्वर्ण काल कहा जा सकता है? जहां पर इतना भेदभाव हो, नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में तो नहीं कहा जा सकता है। तो यह जो है मिश्रित जाति के रूप में आपने यहां पर देखा। अब दूसरा पॉइंट यहां पर निकल करके आ रहा है कि क्या महिलाओं की स्थिति कैसी थी? पुरुष प्रधान समाज आज भी माना जाता है, लेकिन भारत के संविधान के द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा कार्य किया गया है और महिला सशक्तिकरण की बात चल पड़ी है। और महिलाएं अब किसी भी मामले में कम नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराया है। तो भारत का संविधान भी समानता की बात करता है और उसी के राह पर भारत जो है वह चल भी रहा है।
हम लोग की मनोवृत्ति में बदलाव भी आ रहा है। तो क्या गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो पहले की अपेक्षा बहुत ही दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति दयनीय था। क्यों दयनीय था? कि इस काल में वेश्यावृत्ति का प्रचलन और अधिक बढ़ गया था, गणिका जिसको कहते थे। और कालिदास पुस्तक में लिखते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड़कियों को देवदासी के रूप में रखा जाता था और वह वहां पर नृत्य और संगीत का कार्य करती थी। हजारों देवदासियों को रखा जाता था। मतलब दास के साथ साथ देवदासी प्रथा का प्रचलन भी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। और इसके साथ एक नया प्रथा आकर के जुड़ा जो परीक्षा में पूछा जाता है। गुप्त काल में ही सबसे पहले सती प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन जो है वह शुरू हो गया। इससे पहले प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन सती प्रथा की शुरुआत जो है गुप्त काल में हो गया। आप जानते होंगे सती प्रथा किसको कहते हैं? पति के मृत्यु के बाद चिता के साथ जीवित ही जल जाना, उसी को सती प्रथा कहते हैं। पति के शव को लिटा करके जब आग लगाने की बारी होती थी तो महिलाओं को उन्हीं के साथ जीवित ही जला दिया जाता था। यह अमानवीय कार्य है और इसको प्रतिबंधित किया गया था। आधुनिक काल में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बना करके इस सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने इसमें सबसे ज्यादा सहयोग किया था। तो देखिए, गुप्त काल में यह शुरू होता है और कानून बना करके खत्म किया जाता है 1829 में। अब यहां से परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम किस अभिलेख में जानकारी मिलता है? तो वह अभिलेख होगा एरन अभिलेख। मध्य प्रदेश में है। एरन अभिलेख से सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। इसमें लिखा हुआ है कि 510 ईस्वी में शासक थे गुप्त वंश के भानुगुप्त। और इस शासक के सेनापति थे गोपराज। तो 510 ईस्वी में भानुगुप्त शासक के सेनापति गोपराज की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी पत्नी इन्हीं के साथ सती प्रथा का पालन कर लेती है और यहीं से सती प्रथा की प्रचलन जो है वह शुरू हो जाता है। तो किस अभिलेख में है? तो एरन अभिलेख में। किस काल में शुरू हुआ? गुप्त काल में। कौन शासक था? भानुगुप्त। किसकी पत्नी ने सती प्रथा का पालन किया? तो गोपराज की पत्नी ने किया था। यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को स्टार दे करके आप नोट कर सकते हैं और यह काफी महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप खुद बताइए कि जिस समाज में महिलाओं को जीवित ही जला दिया जाए पति के मरने के बाद, या विधवाओं का जीवन काफी कष्टमय हो जाए, तो क्या वह समाज को स्वर्ण काल की संज्ञा दिया जा सकता है? वह नहीं दिया जा सकता है। साथियों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, मनोरंजन का साधन, यह सब कुछ जो था वह पहले के समान जो है वह चला आ रहा था। उसमें कोई बहुत अधिक बदलाव जो है वह नहीं दिखलाई पड़ता है। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत यह अगर परीक्षा में प्रश्न आपको पूछे तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। आप कायस्थ जाति के बारे में जानते हैं, तो लिखा हुआ है
कि भूमि दान देने की प्रथा अधिक हो गया गुप्त काल में। दो प्रश्न बनेगा यहां पर। जैसे भूमि दान देने की प्रथा किन लोगों ने शुरू किया? सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू कर दिया और इसीलिए सामंतवाद का जन्म हुआ। और भूमि दान देने की प्रथा सबसे अधिक किसके समय में? तो गुप्त काल के समय में दिया गया। अब उसका अभिलेख रखने के लिए एक नई जाति का जन्म हुआ, लिखने पढ़ने वाली जाति का, और उसको यहाँ पर कायस्थ कहा गया है। कायस्थ जाति। तो यह जाति भी यहीं पर निकल करके इतिहास के अनुसार, अब धर्म और परंपरा की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वह मैं नहीं जानता हूँ, पुस्तक में जो लिखा हुआ है वह बतलाया जाता है। तो कायस्थ जाति के बारे में गुप्त काल में जानकारी मिलती है। अभिलेखों को लिखने का या उसको सजो कर रखने की जिम्मेवारी इन लोगों को दी गई। 2 पॉइंट यहाँ से बनता है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति। यहां देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति है। प्रथम प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति, उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति। इसी में कायस्थ के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया गया है। दूसरा प्रश्न, जाति के रूप में कायस्थों के बारे में सबसे पहले जानकारी ओसनम स्मृति में दिया गया है। तो याद रखना है, कायस्थ जाति जो है यहाँ पर निकल करके सामने आ गया। साथियों, समाज में चौधरी नामक अधिकारी का उद्भव भी इसी काल में माना जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। चौधरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वह गुप्त काल से जोड़ा जाता है कि इसी समय यह एक नई जाति के रूप में, प्रशासनिक शब्द सूचक के रूप में इस चौधरी शब्द का जन्म जो है हुआ था। तो यही सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण बात था जो मैंने आपको यहाँ पर बतलाया संक्षिप्त रूप में। विस्तृत भी जानेंगे भारत के इतिहास में। इतना से काम हम लोगों का बीपीएससी में जो है वह चल जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को चर्चा करना है आर्थिक जीवन के बारे में कि गुप्त काल में आर्थिक जीवन कैसा था और फिर अंत में गुप्तों का पतन किस रूप में हो गया, कैसे हो गया, कौन कौन से कारण थे जिसके चलते गुप्त वंश का पतन हो गया। अब आप यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं, मैंने पहले शुरू में कहा था कि किन किन क्षेत्रों में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता है। अब बारी आ गई है क्वेश्चन पूछने की, तो आप लोग तैयार होंगे। हम लोग इसके पहले पढ़े थे पिछले वीडियो में, चूंकि यह वीडियो तो हम लोग कला एवं संस्कृति और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़े। इसके पहले हम लोग वीडियो में जो पढ़े हुए थे वह था विज्ञान एवं तकनीक के बारे में। साथी, विज्ञान एवं तकनीक के पहले जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जाएगा। विज्ञान एवं तकनीक तो इसी में मिला करके हम लोग पढ़े हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे धर्म के बारे में, चित्रकला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, इतना पहले वीडियो में पढ़ लिए थे। उसके बाद इसमें हम लोग विज्ञान तकनीक और सामाजिक जीवन, शिक्षा एवं साहित्य 3 पार्ट लेकर के चले हैं। तो उसी से मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा और आप लोग जैसा कि जवाब देते हैं हमेशा बिल्कुल सही देते हैं, उसी तरह से आप जवाब दीजिए।
और अपने जवाब से अपने मित्रों को, दोस्तों को अवगत कराइए कि मेरी तैयारी देखो बहुत अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो भी महत्वपूर्ण बात है वह मेरे दिमाग में आ रहा है, आ गया है और मैं अब इसको कभी भूलने वाला नहीं हूँ। तो क्वेश्चन की हम शुरुआत यहाँ कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। याद वैसे अगर हो जाए तो इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता है। पहला यहाँ क्वेश्चन, धातु की बुद्ध की मूर्ति भारत में मिला। मतलब कहां से मिला है, आपको जगह का नाम जो है वह बतलाना है साथी। दूसरा, अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है। तीसरा, बाघ की गुफा बाघ की गुफा में कितनी संख्या है, माने कितने गुफा मिले हैं चित्रकला के अंतर्गत, बाघ के चित्रकला के अंतर्गत, संख्या आपको बतलाना है यहां पर। चौथा, साथियों हम लोग 4-5 पॉइंट जो लेकर के चल रहे हैं उसी से मैं यहां प्रश्न पूछ रहा हूं। दशा अवतार मंदिर स्थित है, जगह का नाम बतलाना है। आप कोई भी बतला सकते हैं, दो मैंने बतलाया था तो दोनों सही माना जाएगा। जो भी आपको याद हो आप बतला सकते हैं। पांचवा, पार्वती मंदिर स्थित है, पत्थर की पाषाण की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति स्थल का नाम बतलाना है, कहां पर था जिसको नष्ट कर दिया गया। पत्थर की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति कहां से मिला था जिसको वर्तमान समय में तो नष्ट कर दिया गया है, तालिबानियों ने नष्ट किया था। तो इसका जवाब आपको देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तों की राजकीय धर्म, गुप्त वंश के राजकीय धर्म क्या था
वह आपको यहां पर बतलाना है साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन, किस गुफा संख्या को चित्रणशाला कहा जाता है? गुफा संख्या को चित्रणशाला के नाम से संबोधित किया गया है। गुफा संख्या यहां लिख देना है। 9 नंबर क्वेश्चन, शैव धर्म के अंतर्गत पार्वती मां और भगवान शिव की मूर्ति की संयुक्त मूर्ति को क्या कहा गया? उसका नाम बतलाना है आपको कि आधा मां पार्वती का हो शरीर और आधा भगवान शिव का हो, तो उस मूर्ति का नाम जो है वह क्या दिया गया है, यह आप यहां बतलाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण का मंदिर बना हुआ है, किसका बना हुआ है? पत्थर का, ईंट का, धातु का? आपको वह यहां पर लिख देना है। तो यही हम लोगों का 10 जो है वह क्वेश्चन है और इस 10 क्वेश्चन का जवाब आपको जल्दी से जल्दी देना है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ दे भी दिए होंगे, मुझे विश्वास है। फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि धातु की बुद्ध की मूर्ति भारत में कहां से मिला है? सुल्तानगंज। मैंने बतलाया था कि भागलपुर के सुल्तानगंज से मिला और यह विश्व का सबसे लंबा मूर्ति था, 17 मीटर उस समय था। लेकिन वर्तमान समय में चीन की सरकार ने लगभग 42 मीटर लंबी मूर्ति जो है भगवान बुद्ध की बना लिया है, तो विश्व में उसका अब पहला स्थान हो गया है। इसके बाद अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान। महायान शाखा से यह संबंधित है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म का विभाजन चौथी बौद्ध संहिता में हुआ और महायान दूसरी बार यह विभाजन हुआ था। महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदाय निकल करके आए, लेकिन यहाँ पर महायान है, नवीन विचारधारा के लोग महायान के समर्थक जो है वह माने गए हैं। अब बाघ की गुफा में कितनी संख्या है? जो मध्य प्रदेश के बाघ की चित्रकला मिला है वहां गुफा की संख्या कितनी है बतलाना है आपको। तो गुफा की संख्या आप लोग बतला दिए होंगे, 9 है। 9 गुफा यहां से हम लोगों को मिला है। दशावतार मंदिर स्थित है, कहां पर यह स्थित है? मैंने कहा कि दो स्थान आता है, कोई भी आप देंगे तो वह सही माना जाएगा। जैसे विकल्प में दोनों कभी कभी रहता है, जैसे दशावतार मंदिर जो है वह देवगढ़, तो आप देवगढ़ भी लिखे हैं तो सही है। देवगढ़ कभी कभी क्या दे देगा, देवगढ़ ना दे करके झांसी दे देगा, तो यह भी सही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में देवगढ़ स्थान पर दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।
पार्वती मंदिर स्थित है? नचना कुठार, जगह का नाम है नचना कुठार, एमपी का क्षेत्र है। और यहां से मां पार्वती का मंदिर जो है वह मिला है। पाषाण की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति। अब यहाँ पत्थर की मूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है, जो हम लोग चर्चा किए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो कहाँ से मिला था। और मैंने हिंट भी आप लोगों को दिया था कि तालिबान सरकार ने उसको तोड़ भी दिया। तो बेग्राम है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान भी सही माना जाएगा आपका, और बेग्राम भी सही माना जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों का राजकीय धर्म क्या था, जिसको उन लोगों ने राजकीय धर्म के रूप में अपनाया था? तो गुप्तों का राजकीय धर्म जो था वह वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म। और वैष्णव धर्म को किस नाम से जानते हैं? भागवत धर्म। भागवत धर्म, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म या शैव धर्म, यह हम लोगों को भारत के इतिहास में पढ़ना है। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है। 8 नंबर, किस गुफा, अजंता की किस गुफा संख्या को चित्रणशाला कहा गया है? बहुत अधिक संख्या में उस गुफा में चित्र बनाया गया है, इसीलिए साथियों उसको चित्रणशाला के नाम से संबोधित कर दिया गया। और वह गुफा संख्या है 17, जिसमें माता और शिशु का चित्रण किया गया है, उसी को चित्रणशाला के नाम से जानते हैं। 9 नंबर, शैव धर्म के अंतर्गत मां पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त मूर्ति बनाया गया था, उसका नाम क्या है यह बतलाना है। तो इसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। अंतिम क्वेश्चन है, लक्ष्मण का मंदिर बना हुआ है कहां पर? तो भीतर गांव, कानपुर में। इसलिए मैंने लिखा कि इसकी विशेषता है कि यह ईंट द्वारा निर्मित है, इसमें पत्थर का प्रयोग जो है वह नहीं किया गया है। इसलिए पूछ सकता है, सिरपुर में भी इसी प्रकार का मंदिर है। तो यही हम लोगों का 10 क्वेश्चन था, और हमें विश्वास है कि 10 का 10 आप लोग जवाब सही दिए होंगे। और सही दिए हैं तो आप सही मायने में बीपीएससी अधिकारी बनने के पात्र हैं। अगर 10 में 10 भी नहीं हुआ, 6 दिए हैं सही जवाब, तब भी आप बीपीएससी अधिकारी बनने के पात्र हैं, क्योंकि 60% याद रखना जीके जीएस का बात, वह 100% उसको मान लिया जाता है। तो आप इसी तरह से तैयारी कीजिए। हम लोग तो साथ हैं ही, और हम लोगों से जितना हो रहा है, बन पा रहा है, बीपीएससी को ध्यान में रख करके, या बीपीएससी में केवल नहीं, यूपीएससी की परीक्षा दीजिए उसमें भी काम देगा, लेकिन हम लोग मेनली फोकस जो है वह कर रहे हैं बीपीएससी पर। तो बीपीएससी की परीक्षा में आप निश्चित रूप से पास कर जाइएगा। साथियों, गुप्त वंश की बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अब एक और अंतिम वीडियो इससे आएगा, जिसमें हम लोग गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न वहां से कम ही बनता है, 4-5 ही पॉइंट बनेगा, लेकिन उसको पढ़ना है, उसको समझना है, क्योंकि समझ जाएंगे जब आप, तो वह चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। रटंत विद्या में तो आप भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बारीकी से समझाया जा रहा है वह आप नहीं भूलेंगे। और वही मेरा उद्देश्य है कि आप जो चीज भी पढ़ें वह हमेशा के लिए याद रहे। कोई भी पूछे बेधड़क आप इसी तरह से जवाब दीजिए,
उसी तरह से उसको बताइए जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पाल वंश जो है हम लोगों का प्राचीन भारत का अंतिम चैप्टर होगा। बीच में हम लोग शुंग वंश, कण्व वंश के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी, थोड़ा सा सातवाहन वंश के बारे में भी संक्षिप्त रूप से जानकारी जो है वह लेंगे। तब जाकर के हम लोगों का प्राचीन भारत के अंतर्गत बिहार का इतिहास जो है वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन में बिहार की क्या भूमिका थी, संक्षिप्त भूमिका थी, तो वह शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे मन से तैयारी कीजिए, खुश रहिए, घर में रहिए और लाइक धड़ाधड़ करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और कमेंट में जो आप लोग बात आपस में करते हैं वह जी भर के कीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। बहुत बहुत शुभकामना।